गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आप शुरू करते हैं एमसीक्यू पेपर नंबर 8। ओके, देखिए इसमें ना टॉपिक वाइज मैंने सारे एमसीक्यू बनाए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यू। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं बेटा मार्जिनल के। ठीक है, चलो देखो ध्यान से जरा, ये टॉपिक वाइज बनाए हुए मैंने सारे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स कवर करते हैं। तो देखो सबसे पहले मार्जिनल शुरू करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन मींस, ठीक है राइट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब देखो तीन चीजें होती हैं, एलोकेशन, एपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। समझना, एपोर्शनमेंट का मतलब होता है कोई भी खर्चा बेस लेकर तीनों डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं उन सब में बांटते हैं, दैट इज एपोर्शनमेंट। ओके, एलोकेशन का मतलब होता है कोई भी खर्चा जब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है वो उस पर डायरेक्ट जाता है, सभी में नहीं बढ़ता, दैट इज एलोकेशन। अब एपोर्शनमेंट और एलोकेशन को मिलाकर हम प्रोडक्ट पर डालते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, एक फादर की संपत्ति है, वो तीनों बेटों में बटेगी, दैट इज अपोर्शनमेंट। बंटवारा होगा ना, बंटवारा। ठीक है, अब बेटे ने खुद कमाई, जो एक बेटे ने खुद कमाई वो तो दूसरे को नहीं देगा ना, वो एलोकेशन। अब जो बेटे के पास पिताजी से आई और जो खुद कमाई वो दोनों उसके बेटों में बटेगी, दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब समझ में आ गया? तो अब्जॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट। ओके चलिए, राइट भाई। चलिए अभी एक मिनट, इस क्वेश्चन को अभी बाद में करेंगे। कंट्रीब्यूशन हमारा 3 लाख रुपए है, सेल है 15 लाख, पीवी रेशियो निकालो। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, यही तो होगा। कितना हो गया? 20%, यानी बी आंसर। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो होती है वो एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज नहीं कहलाती, वो बिहेवियर वाइज कहलाती है, ये ध्यान रखना आप। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो होती है वो बिहेवियर के हिसाब से होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, संक कॉस्ट, बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, एलिमेंट वाइज का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फंक्शन वाइज होती है सेमी वेरिएबल एटसेट्रा। ये तो बिहेवियर वाइज हो गया। इफ सेल्स आर 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, पीवी रेशो, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1 लाख, कंट्रीब्यूशन हो गया 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100, कितना हो गया ये? हाँ जी करो कैलकुलेटर। ये हो गया हमारा 66%, तो डेट इज ए। चलिए, पीवी रेशियो बढ़ जाएगी। पीवी रेशियो कब बढ़ेगी? पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यही तो। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से देखो, ये कब बढ़ेगी? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। ठीक है, हाँ जी, देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगी, यानी डी आंसर। अच्छा बाकी भी पढ़ लेते हैं। देयर इज ए डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट आती नहीं है तो बढ़े घटे। देयर इज एन इंक्रीज इन, अब इंक्रीज हो डिक्रीज हो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। देयर इज ए डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा तो पीवी रेशियो कम होगी। ठीक है, चलिए, Z Limited is planning to sell 1 lakh unit of product A for 12 रुपए. The fixed cost are 2,80,000. In order to realize a profit of 2 lakh,
व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, हम 1 लाख यूनिट बेचने की सोच रहे हैं 12 रुपए पर, सेलिंग प्राइस 12 रुपए और फिक्स कॉस्ट है 2,80,000। इन ऑर्डर टू रियलाइज प्रॉफिट है 2 लाख। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बना लें हम इक्वेशन बना लेते हैं। हाँ जी, 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं 12 रुपए पर, तो सेल यहां लिख लो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। 1 लाख इंटू 12, सेल होगी आपके पास कितनी, 12 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख टोटल चाहिए, चलो। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट है 2,80,000, तो प्रॉफिट कितना है 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट करो। हाँ जी, 12 लाख माइनस 280 कितने होते हैं, 9,20,000। 9,20,000, ये इधर के माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9,20 में से 2 गए, कितने बचे 7,20, यानी बी आंसर। ठीक है, चलिए। ए फर्म हैज फिक्स एक्सपेंस 90,000, सेल है 3 लाख की, प्रॉफिट है 60,000 का, पीवी रेशियो क्या होगी। ठीक है, हाँ जी बताओ। सेल 3 लाख की है, यहां से पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। यहां से वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये इधर जाके 3 लाख माइनस 90,000, 2 10 में से 60 माइनस करो, 2 लाख, 10,000 में से 60,000, तो 1.5 लाख बचे। वेरिएबल कॉस्ट हो गए 1.5 लाख, सेल है 3 लाख की, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1.5 लाख का, और सेल है 3, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख कितना हो गया 50%। चलिए, अच्छा देखो बेटा, 52 हमने अभी रोक दिया था, चलो। व्हेन कॉस्टिंग लॉस 5600, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड 600, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, चलिए देखो, इसको अगर हम ऐसे समझें कि फाइनेंशियल बुक और कॉस्टिंग बुक, तो कॉस्टिंग में खर्चे होते हैं एब्जॉर्ब, कॉस्टिंग में जो ओवरहेड होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, एब्जॉर्ब्ड होते हैं, रिकवर्ड होते हैं, है ना, यानी रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इनको चार्ज करके जो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, चलो मैं बात करता हूं पहले प्रॉफिट की, मान लेते प्रॉफिट आता है, तो खर्चे अगर मैंने कम चार्ज करे तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है, खर्चे कम चार्ज करे तो लॉस कम होगा। समझ गए बात, कॉस्टिंग में खर्चे कम रिकवर करे, कम एब्जॉर्व करे, तो ये लॉस आपका क्या होगा, कम होगा ना, खर्चे कम होगा तो लॉस कम होगा, खर्चे कम होंगे तो लॉस कम होगा। ठीक है, यहां पर लॉस ऑब्वियसली क्या होगा, फिर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो खर्चे एक्चुअल होते हैं, एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं एब्जॉर्ब से, तभी तो अंडर रिकवरी होगी। अंडर रिकवरी कब होगी, जब एक्चुअल ज्यादा होंगे और एब्जॉर्ब कम होंगे, तो अगर एक्चुअल ज्यादा है खर्चे ज्यादा हैं तो ये लॉस ज्यादा होगा, तो कितना होगा, आप पढ़ दो जरा क्या कहना चाहते हैं हमारे। हाँ जी पढ़ो जरा। कॉस्टिंग का लॉस है 5600 रुपए, ये कम है, और अंडर रिकवरी है 600, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा ना, तो 600 जोड़ दो, यानी ये 6200 होगा। बोलो समझ आ गई बात। चलिए, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया मेरा, सी। क्लियर पार्ट, राइट भाई। चलो कहां पर थे अब हम,
ब्रेक इवन पॉइंट है 3,20,000, फिक्स कॉस्ट है 1,28,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपए, पीवी रेशियो बताओ। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, हाँ जी, तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,28,000 और पीवी रेशियो मुझे मालूम करनी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? अच्छा, रुपीज में है, नहीं 3,00,000, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इज 3,20,000, फिक्स कॉस्ट है 1,28,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपए। तो 1 मिनट, ये यूनिट में है तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा, भाई ये रुपीज में होता तो होता ना, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना कह रहे हो? 3,20,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? हाँ जी बेटा, ये रुपीज में होगा, कंट्रीब्यूशन से नहीं आंसर आता इसका ना, क्योंकि चारों में से कोई भी नहीं है, तो आप इसको रुपीज में ही मान के चलो। ठीक है, ये आ गया पीवी रेशियो। तो 1,28,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, 1,28,000 डिवाइड बाई 320, ये आ रहा है 40%। ठीक है, अगर हम, क्योंकि देखो साइलेंट है तो मैं इसको यूनिट में ले सकता था, तो कंट्रीब्यूशन आता पर यूनिट 40 पैसे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 12 रुपए 40 पैसे आती, तो हमारा पीवी रेशियो जो आ रहा है वो इसमें से कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रुपीज में है। ठीक है, कॉस्ट विच आर ascertained that after they have been incurred are known as, ठीक है, कॉस्ट विच आर ascertained after they have been incurred, मतलब खर्च कॉस्ट होने के बाद ascertain की जाती है। राइट, संक कॉस्ट क्या होती है? पास्ट कॉस्ट, केवल पास्ट नहीं होती, फ्यूचर भी होती है, पर ऑब्लिगेशन हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं काम करें नहीं करें, तो संक न केवल पास्ट होती है बल्कि फ्यूचर भी होती है। राइट, इम्प्यूटेड कॉस्ट ये नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट, एक अल्टरनेटिव छोड़कर दूसरा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे तो पहले वाले का बेनिफिट दूसरे वाले के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, पैसे का ना आना भी जाना होता है। ठीक है ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब हम कॉस्ट खर्च कर देते हैं उसके बाद लिखते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदी मैंने 10 लाख रुपए की, ठीक है, कब? 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैं बैलेंस शीट में उसी कॉस्ट पर दिखाया जा रहा हूं, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। चलिए, तो आंसर हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर 40 रुपए, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिक्स कॉस्ट है 60,000, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स पीवी रेशियो 40% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यूनिट में? ठीक है, पीवी रेशियो 40% है, तो सेलिंग प्राइस इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, 40 रुपए का 40% 16 रुपए है ना, ये तो होगा। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 40% होगा 40 रुपए का 16 रुपए, कितना आ गया? 60,000 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 3750, सी आंसर हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज फिक्स कॉस्ट, मतलब क्या आपको सबसे बढ़िया फिक्स कॉस्ट को बता रहा है। ठीक है, इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू द चेंज इन प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, टोटल में चेंज होगा, जबकि वो चेंज अनरिलेटेड होगा चेंज इन द प्रोडक्शन। It may change in total where such change is related to the change in production. It is constant per unit of change in production, मतलब प्रोडक्शन में चेंज होगा,
पहले 10,000 बना रहे हो, 12,000 बना रहे हो, तो आप 10,000 बनाओ, 12,000 बनाओ, जैसे जैसे लेवल बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो कम हो जाती है ना पर यूनिट। इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन विद इन द रेलिवेंट रेंज। ये क्या मतलब हुआ कि सर इट में चेंज हो सकता है जबकि वो चेंज डिपेंड हो प्रोडक्शन पर? नहीं, तो आप कहोगे इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू द चेंज इन प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन आप कम करो ज्यादा करो, ध्यान से देखो, ये मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, such change is unrelated to the change in production। मतलब प्रोडक्शन में 10,000 करूं, 12,000 करूं, 13,000 करूं, ठीक है, मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊं अनरिलेटेड टू द चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंज से कोई रिलेट ना हो, ठीक है, तो भी बढ़ सकती है ये। हाँ, कैसे? प्रोडक्शन नहीं, ये कह रहा है प्रोडक्शन में चेंज ना करो, आप 10,000 ही रखो, ठीक है, तब भी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। सैलरी बना दो सुपरवाइजर की, मैनेजर की सैलरी बढ़ा दो, फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाए, राइट भाई। अब ये वाला देखते हैं, अगर हम 10 की जगह 12 बनाए, 13 बनाए, 14 बनाए विद इन द कैपेसिटी, ठीक है, राइट भाई, इट मे चेंज, तो अब थोड़ा ना बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट, तो टोटल में उतनी रहेगी ना, क्योंकि साइलेंट है तो विद इन द कैपेसिटी, साइलेंट है तो यहां पर होगा विद इन द कैपेसिटी, ठीक है। हो गया क्लियर? ठीक है, कि भाई सेकंड वाला देखो, बी नहीं हो सकता, इट में चेंज इन टोटल, टोटल में चेंज होगा वेयर सच चेंज इज रिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन, तो साइलेंट है तो विद इन द कैपेसिटी, है ना। अब 10,000 बनाऊं, 15,000 बनाऊं, 16,000 बनाऊं विद इन द कैपेसिटी, तो टोटल उतनी रहेगी, चेंज की होगी, राइट। तो ये वाला आंसर हमारा सही है ए, ये भी विद इन द कैपेसिटी, हमारा प्रोडक्शन अगर सेम रहेगा, समझ रहे हो, मतलब प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है ना, तो भी मैनेजर की सैलरी बढ़ सकती है, फैक्ट्री का रेंट बढ़ सकता है, ऐसे है। चलिए, जेड लिमिट इज प्लानिंग टू सेल 1,00,000 यूनिट, 12 रुपए, फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, 2,80,000, प्रॉफिट है 2,00,000, हो गया वैसे ये, चलो फिर भी करा देते हैं, 1,00,000 इंटू 12, ये सेल हो गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, तो 12,00,000 माइनस 480, है ना, कितने हो गए आपके 720। चलिए, हमारे पास 90,000 रुपए की फिक्स एक्सपेंस है, सेल है 3,00,000 रुपए, प्रॉफिट है 60,000, पीवी रेशियो क्या होगी? ठीक है, हाँ जी, बताओ, पीवी रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000, राइट भाई, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000। मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक विल फॉलो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, बताया बिहेवियर वाइज होता है। सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 1,50,000 एंड 20,000 फॉर द ईयर, राइट, ये कह रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2016 आर 1,50,000 एंड 20,000, और 2017 का ये है, तो पीवी रेशियो क्या होगी? हाँ जी, सेल्स है 1,50,000, सेल्स है 1,50,000 और 1,70,000, और प्रॉफिट है 20,000, और अगले साल का है 25,000, तो पीवी रेशियो क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, है ना, इनटू 100, ठीक है, 25% आ गया। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है, फिक्स कॉस्ट है 60,000, और सेल्स चाहिए ताकि 12,000 का प्रॉफिट हो, कितनी? तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, तो कितने होंगी? 72,000 डिवाइडेड बाई 40%, 1,80,000,
सेल है 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, फिक्स कॉस्ट 50,000, बीपी क्या होगा, है ना? तो बीपी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट है 50,000 की, पीवी रेशियो क्या होगी, 1 लाख माइनस 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन है 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन है 60,000 1 लाख का, यानी 60%। तो कितना आ गया, 50,000 डिवाइड बाई 60%, ये हो गया, हाँ जी 83,333 सी आ रहा है, ठीक है। पीवी रेशियो है 20%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 30%, प्रॉफिट इज कितना होगा, रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होती है बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो होती है पीवी रेशियो अपॉन, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो होगी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कितनी आ रही है 20%, तो 30% इंटू 20%, ये प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 6%। तो आंसर हो गया बी। सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज टर्म्ड एज कन्वर्शन कॉस्ट। ध्यान से देखो, फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर यानी मटेरियल नहीं है, ठीक है, मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट होती है लेबर एंड ओवरहेड, दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट हो नहीं सकती क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो नहीं सकती क्योंकि बेनिफिट टू बी लॉस नहीं है, संक होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो कन्वर्शन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। यानी आपने अगर मान लो 100 रुपए की लकड़ी खरीदी और आपने लेबर को 200 रुपए दिए और ओवरहेड आपके 800 रुपए आए, तो आपकी चेयर बन गई 1100 रुपए की। तो ये जो कॉस्ट आई लकड़ी के अलावा, दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल, यानी लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। ये हो चुका है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी हो गया, बोलो समझ में आ गए, बिहेवियर वाइज, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं कॉस्ट शीट बेस्ड पर, ठीक है। अभी हमने करा मार्जिनल, अब कर रहे हैं कॉस्ट शीट। प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बता रखा है कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट का जो परफॉर्मा बताया उसमें देखो प्राइमरी पैकिंग कौन सी होती है, एग्जांपल दूं, जैसे आप टूथपेस्ट बना रहे हो, तो टूथपेस्ट जो सेमी लिक्विड होता है वो जब मशीन से बाहर आएगा तो कैसे रखोगे, हाथ में, टिन में नहीं रखोगे ना, एक क्या करोगे, एक ट्यूब आएगी उसमें स्टोर करोगे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। उन ट्यूबों को इकट्ठा करके गत्ते के डब्बों में पैक करोगे, वो सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन का पार्ट होता है, पार्क जिसे कहते हैं, पार्क खर्चा बताया था ना आपको, ठीक है। अब जैसे बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बनने के बाद आप खाकी रैपर में पैक कर दोगे और फिर आगे ग्लोस पेपर में पैक करोगे। तो जो खाकी पेपर में पैक करते हैं फर्स्ट मशीन से निकलने के बाद ही वो प्राइमरी पैकिंग होती है, प्रोडक्शन का पार्ट होता है। चलिए, रॉयल्टी हम जो पे करते हैं, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज, ये सारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कौन से कहलाते हैं बेटा, डायरेक्ट। ये कंफ्यूज मत हो ना, रॉयल्टी पेड ऑन सेल, अब रॉयल्टी कोई भी हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन पर दो या सेल पर, तो एग्रीमेंट है। रॉयल्टी मींस जब हम अपने प्रोडक्ट पर किसी ब्रांडेड कंपनी का नाम छपवाने के लिए उसको पैसे देते हैं, रॉयल्टी कहलाती है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है आपके पास, 1,11,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हाँ जी। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यही तो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होना चाहिए था, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं बेसिकली, वो है नहीं, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होना चाहिए कायदे से, कोई बात नहीं, प्लस सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सेलिंग के खर्च जोड़कर कॉस्ट ऑफ सेल आता है। चलिए, कंपनी को 1 रुपये रॉयल्टी पे करनी है, ठीक है, विच इट मैन्युफैक्चर,
द रॉयल्टी चार्जेस वुड बी क्लासिफाइड इन द कंपनी अकाउंट एज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सिंपल सी बात। रॉयल्टी का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हाँ जी, सैनम प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉयल्टी पे कर रहे हो आप 35,000, डिज़ाइन चार्जेस पे कर रहे हो 8,000, हायर चार्जेस पे कर रहे हो, ये स्पेलिंग गलत है मुझे लगता है, हायर चार्जेस ये है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में मशीन चाहिए, उसका किराया है ना, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट हैं। तो 8 और 5 ये 43 और 3 कितने हो गए? अच्छा सॉरी, यूज फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्ट नहीं है, चेंज हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने मशीन किराए पे ली है तो वो डायरेक्ट, अभी तो कॉमन हो गया तो ये ओवरहेड, तो केवल ये कितना हो गया 43 कहलाया डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट बस तो डायरेक्ट, या यूज फॉर प्रोडक्ट तो डायरेक्ट। अब प्रोडक्शन आ गया तो प्रोडक्शन में तो कई सारे प्रोडक्ट होंगे ना, तो सबके लिए कॉमन, ये ओवरहेड हो गया। चलिए, ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आती है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल ओवरहेड यानी वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? सर इंटरेस्ट नहीं लेते हम, बाकी सब लेते हैं। परचेज रिटर्न नेट परचेज में लेते हो, कैरेज इन व डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं, सेल्स कमीशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते कहीं पर भी। प्राइमरी पैकिंग इज ए पार्ट ऑफ, बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? नहीं भाई। ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर, ये नहीं लेते हम, क्यों? ये ओवरहेड होता है। वर्कर को जो, ध्यान से सुनो, ओवर टाइम प्रीमियम देते हो, इसको जरा समझ लो। मान लो मैं बेसिक वेजेस दे रहा हूं 100 रुपए, ओवर टाइम में दे रहा हूं उसको 200 रुपए, तो ओवर टाइम में 100 रुपए तो लेबर के हो गए, 100 रुपए प्रीमियम के हो गए, है ना। अब जो प्रीमियम जाता है ना, ध्यान से सुनो, एक लेबर को ओवर टाइम कब दिया जाता है? 6 बजे के बाद, तो हम उसको कहते हैं तो 100 रुपए पर आवर ले रहा है 10 से 6, तो शाम को 6 बजे के बाद रुकेगा तो 200 रुपए किस बात के? वो कहेगा बाबूजी 6 बजे के बाद ना एक तो पानी पिलाने वाला चला जाएगा आपका, यानी बाकी सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, समझ गए? तो बाकी सारे काम जो मुझे करने पड़ेंगे उसका अमाउंट दोगे, उसको प्रीमियम बोलेंगे। तो वो तो कॉमन हो गया, इसलिए उसको हम कहाँ लेते हैं? ओवरहेड में लेते हैं, इसलिए उसको प्राइम कॉस्ट में नहीं लेते। पैकिंग का खर्चा प्राइमरी आता है, प्राइम कॉस्ट में नहीं आता। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, जीएसटी रॉ मटेरियल पर आएगा, इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम, तो खर्चा ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये भी आएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी आ सकता था, कॉस्ट ऑफ पैकिंग को भी ले सकते थे आप, क्योंकि पैकिंग प्राइमरी प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। चलो खैर, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो इसमें। हाँ जी, आरएसटी कंपनी हैज सेटअप लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, सैलरी ऑफ दिस लेबोरेटरी स्टाफ, बताओ। लेबोरेटरी आपने सेटअप करी है, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब लेबोरेटरी का खर्चा, एक लेबोरेटरी आपने टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है मुझे, समझ गए? तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। क्या आपने प्रोडक्ट को भेजने से पहले मशीन से निकल गया तो आप उसको टेस्ट करोगे कि ये ओके है या नहीं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्ट। हो गया क्लियर?
चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे माजल का इसमें आगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए जनरेट ए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%। जी सर, यानी ये पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपए और सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो हमें रिक्वायर्ड सेल्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। इक्वेशन बन गई हमारी। तो सेल्स कितना हो गया, ये माइनस रह जाएगा प्लस हो जाएगा, 75,000 डिवाइडेड बाई 40%। ठीक है, कितना आ गया, कैलकुलेटर दी, 75 है गया डिवाइडेड बाई 40%, ये आ गया 1,87,500। ठीक है, चलो, वैसे माजरल का था, इसमें आ गया, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द पीरियड 13,600 लेबर आवर्स वर वर्कड एट 8 रुपए पर आवर। एफिशिएंसी वेरिएंस है 8,800 एडवर्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स वर प्रोड्यूस्ड। हाँ जी, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको दिया हुआ है। जी सर, क्या होता है लेबर एफिशिएंसी, कितने घंटे काम होना चाहिए, कितने घंटे काम होना चाहिए माइनस कितने घंटे काम हुआ, है ना, 13,600 एक्चुअल है, मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए बराबर 8800 माइनस के। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये डिवाइड होके कितना हो गया, माइनस के 1100, ये प्लस हो जाएंगे इधर जाके, तो 13,600 में से 1100 माइनस कर दो, ये 12,500 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। चलिए, a certain process needed standard hours 24 skilled 30 unskilled 60 रुपए 40 पैसे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया मेरे ख्याल से, है ना, हाँ ये हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर केजी। एक यूनिट को बनाने में 10 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए 8 रुपए के रेट से। एक्चुअल आउटपुट 600 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट इज, क्या मतलब है, एक्चुअल बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, एक बनाने में 10, तो 600 में 6,000। ठीक है बेटा, एक बनाने में 10 किलोग्राम, तो 600 में कितना, 6,000 किलोग्राम, ये तो होगा। इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर दिस, एक्चुअल आवर्स, लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रेट फॉर एक्चुअल आवर्स, तो 4 रुपए स्टैंडर्ड रेट है, 4.5 रुपए एक्चुअल रेट है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 760, कितना होंगे 50 पैसे इंटू 760, कितना हो गया 380 एडवर्स। चलिए करें, हाँ देखो, इन द ईयर 23-24 एक्स एंड कंपनी यूज्ड 2820 किलोग्राम ऑफ मटेरियल एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ दिस वन। हमने इतना मटेरियल यूज किया यानी एक्चुअल, और इतने की स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इतना है। इन द अबव केस स्टैंडर्ड वेट ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड इज, ठीक है, स्टैंडर्ड वेट ऑफ मटेरियल यानी कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, राइट भाई। तो देखो 11,562, ध्यान से देखो 11,562 ये मेरी कॉस्ट है स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी 2820 किलोग्राम मटेरियल एक्चुअल में यूज किया, उसकी हो जानी चाहिए। अच्छा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है, पहले तो ये देख लो आप, मटेरियल यूसेज वेरिएंस
ये होता है कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए और कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ स्टैंडर्ड रेट से। तो 123 फेवरेबल है, इसका मतलब प्लस, ठीक है। कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, राइट, हाँ जी, कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम। एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड एट स्टैंडर्ड रेट ये दे रखा है, मैं अगर इसको ब्रैकेट खोल दूं तो ये आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। जी सर, तो एक्चुअल क्वांटिटी ये है 2820 और स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है, ये आगे मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी 11562, तो माइनस का 11562 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11562 प्लस 123, ये हो जाएगा कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, ठीक है। 11562 प्लस 123, हाँ जी, तो ये मेरे पास आया स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड डेट। अब स्टैंडर्ड डेट चाहिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता लगी, ठीक है। अब वो कह रहा है 11562 11562 की स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम की, है ना। तो अगर मैं 11562 को डिवाइड कर दूं 2820 से, अगर मैं 11562 को डिवाइड कर दूं 2820 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा 4 रुपये 10 पैसे, तो स्टैंडर्ड रेट आ गया 4 रुपये 10 पैसे। तो मैं 4 रुपये 10 पैसे से डिवाइड कर देता हूं इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, डिवाइड करो 11685 डिवाइडेड बाई 4 रुपये 10 पैसे, ठीक है, ये आ गया 2850। चलिए देख लो 2850 कोई है क्या, चलिए बी आंसर हो गया क्लियर बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट करते हैं ओवरहेड, ठीक है, चलो। ये कहता है 129 पर आ जाओ, ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ। सर सेलिंग का खर्चा पर यूनिट अब्सॉर्ब कर लो, पर यूनिट का मतलब पर यूनिट क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे भी कर सकते हो या सेलिंग प्राइस के बेस पे भी, कोई सा भी कर सकते हो आप। एब्जॉर्ब समझ में आ गया ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो, कोई सा भी ले लूं पर यूनिट, कि सर मैंने 10,000 यूनिट बेचे तो 1 लाख का खर्चा हुआ, तो एक पर कितना हो गया मेरा, हाँ जी 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यानी 10 रुपए पर यूनिट। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपका है जो मैंने 200 यूनिट बेचे तो उस पर मैं 2,000 रुपए चार्ज कर लूंगा, ये कह रहा हूं, ठीक है। ऐसी वर्क कॉस्ट कि भाई टोटल फैक्ट्री की वर्क कॉस्ट मान लो 10 लाख रुपए है और मेरा सेलिंग का खर्चा सपोज मैं कहता हूं 20 लाख है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो 10 लाख पर 20 लाख, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें उसमें वर्क कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो 10 लाख पर 20 लाख और 2 लाख पर कितना 4 लाख, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करना, इसको बोलते हैं ऐसे सेलिंग प्राइस। तो एनी ऑफ द अबव। चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर को चार्ज करना, कॉस्ट सेंटर का मतलब जहां पे कॉस्ट इनकर होती है, दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोलिली कंप्लीटली, मतलब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर, मतलब इसका मतलब ये हुआ जैसे सुपरवाइजर की सैलरी है तो वो उस डिपार्टमेंट में चार्ज होगी अगर सुपरवाइजर केवल एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो बाकियों में काम कर ही नहीं रहा, तो केवल सोलली पर्टिकुलरली डायरेक्टली उसी में चार्ज होगी, इसको बताया था एलोकेशन। डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मशीन है मान लो, एक मशीन एक कॉल सेंटर में इस्तेमाल हो रही है, दूसरी जब इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस मशीन का किराया डायरेक्टली वहां जाएगा, सब में नहीं बटेगा, तो एलोकेशन। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हाँ जी, मैंने लुब्रिकेंट ऑयल्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, कॉमन यूज होता है। कॉटन वेस्ट कॉमन यूज होता है, खराब कपड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बंटवारा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बंटवारा
नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। सोच के बताओ जरा। हाँ जी, ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई ये मेरे को लगता है गलत आंसर सी होना चाहिए कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएंगे ना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ आ सकते हैं अगर वो ये कहे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तब आ सकता है। तो इसका आंसर सी भी ठीक है क्योंकि साइलेंट है। ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। हाँ ये ज्यादा ठीक है। क्यों? हाँ ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। ध्यान से सुनो क्यों। हम ये मान लेते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसका बंटवारा तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। बट नाइट शिफ्ट अलाउंस किसके लिए होता है? जो डायरेक्ट लेबर होते हैं हमारे, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं। नाइट शिफ्ट अलाउंस का मतलब होता है पूरी एक शिफ्ट, रात को 10 से 6 रात को 10 बजे से लेकर मॉर्निंग में 6 बजे तक, उनको जो आप नाइट शिफ्ट अलाउंस ज्यादा पैसे देते हो, ठीक है, तो लेबर की कॉस्ट है, वो ओवरहेड नहीं है। ठीक है, डी आ जाएगा आंसर आपका। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये डी वाला क्वेश्चन में नहीं होता तो फिर मैं तो सी को कह देता, पर यहां सी को मैं क्यों मना कर रहा हूं कि नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो सकता है, इस वजह से कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा जो फैक्ट्री में होता है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री ओवरहेड में। चलिए, the allotment of whole item of cost enter or cost unit, allotment यानी directly traceable, ठीक है, तो allocation कहलाती है। allotment की जगह distribution होता तो apportionment होता। ठीक है, which of the following is not element of works का मतलब factory overhead। सर सेल्समैन सैलरी सेलिंग का खर्चा होता है ना। फैक्ट्री रिपेयरमैन फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। प्लांट मैनेजर फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में। तो सेल्समैन सैलरी हमारी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। Which method of absorption of factory overhead do you suggest in a concern which produces only one uniform time of product? फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो मैं आपको बताऊं 6 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? फिजिकल यूनिट मेथड, on the basis of material cost, on the basis of labor cost, on the basis of prime cost, on the basis of factory cost, machine overhead, लेबर ओवरहेड, ये सारे मेथड होते हैं। तो वो कहता है यूनिफॉर्म टाइम का मतलब हर समय ज्यादा उपयोगी हो, तो सिंपल सी बात है पर यूनिट फिजिकल। फिजिकल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट, ये थ्योरेटिकल कहते हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लॉस्ट हुई ना कभी भी, कभी तो लॉस्ट होता ही है। तो जस्ट एक थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑन पेपर कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ विदाउट एनी लॉस, तो वो थ्योरेटिकल कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्विस डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट वो होता है जो अपनी सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। तो रिफाइनरी भी काम करता है, प्रोडक्शन अपने आप काम करता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो अपनी सर्विस दूसरों को दे वो सर्विस है। अपने आप खुद काम करके अपना प्रोसेस का पार्ट बने वो प्रोडक्शन। तो मशीनिंग भी और फिनिशिंग भी तो प्रोसेस का पार्ट है। रिसीविंग का मतलब मटेरियल रिसीव करके प्रोडक्शन को भेजना, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी सी आंसर। वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर हाउस। हाँ जी, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर प्रोडक्ट को बनने के बाद हम स्टोर कर लेते हैं, तो वेयर हाउस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बता ही दिया था, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ये भी हो गया। हाँ जी, एलोकेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इनकर्ड ओवरहेड इनकर्ड है 3 लाख, रिकवर्ड है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश गुड्स WIP। तो ओवरहेड रिकवर्ड 2 लाख है, एक्चुअल 3 लाख, तो अंडर रिकवरी कितनी हो गई? 1 लाख। अंडर रिकवरी 1 लाख हो गई,
तो इन तीनों में बांटोगे, कॉस्ट ऑफ सेल 5 लाख, फिनिश गुड्स 4 लाख और WIP 3.5 लाख। ठीक है भाई, रखना। तो अंडर रिकवरी को तीनों के रेशो में बांटोगे, यानी डिवाइड कर दो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 लाख, तो ये रेट आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 लाख, तो ये रेट आ गया मेरे पास 8 पैसे इंटू 5 लाख, 8 पैसे इंटू 4 लाख, 8 पैसे इंटू 3.5 लाख, यानी सी आंसर हो गया। हाँ जी, fill in the blanks is the method of dealing with overhead which involve spreading common cost over cost center on the basis of benefit received। बताओ जरा, स्प्रेडिंग का मतलब फैलाना, कॉमन ओवरहेड यानी, ठीक है, सभी मतलब कॉस्ट सेंटर्स है, नॉट सेंटर, ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स का मतलब प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर है, ए है, बी है, सी है, इन सब में फैलाना, ठीक है, बेनिफिट के हिसाब से, कोई सा भी बेस हो, तो डेट इज एपोर्शनमेंट। एलोकेशन होगा एक कॉस्ट सेंटर पर डालोगे, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी, नो ऑपरेटिंग लॉस, थ्योरेटिकल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है डी। चलो हो गया क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं, बजटरी, बिल्कुल सिंपल है। सेल्स बजट फंक्शनल बजट का पार्ट होता है ना। एक्सपेंडिचर बजट में तो खर्चे आते हैं, मास्टर बजट में सारे आते हैं कि भाई हम रेवेन्यू बजट, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो फंक्शनल बजट की बात जब हम करते हैं तो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, मैन पावर बजट, ये सारे फंक्शनल बजट में आते हैं, ठीक है। तो बी आंसर हो गया। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर ए प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल चाहिए है, लेबर चाहिए है, लेबर आवर्स चाहिए है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, कॉमा देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर, यानी किसको बेस बनाओगे, मोस्ट लाइकली टू बी, इसका मतलब सेल्स डिमांड। भाई रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स बनाने में जो चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर लिमिटिंग फैक्टर किसको कहोगे, डिमांड को। तो भाई आप बेच तो लिमिटेड ही सकते हो, मोनोपोली थोड़ी ना है, समझ रहे हो। रिसोर्स का मतलब प्रोडक्ट को बनाने में क्या चाहिए, मटेरियल किलोग्राम में, लेबर, लेबर आवर्स, ठीक है, प्रोडक्ट लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, भाई मान लो खेती कर रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं, तो लैंड चाहिए हेक्टेयर में, तो ये सारे उपलब्ध हैं, वो कह रहा है। फिर क्या होगा मेन की फैक्टर आपका, फिर होगा डिमांड, कि आप लिमिटेड बेच पाओगे, ओके। Which of the following is not element of master budget, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन शेड्यूल है मेरा, वो थोड़ा ना मास्टर बजट का पार्ट होता है। मास्टर बजट में क्या होता है, कितना पैसा आया कितना गया, यानी रिवेन्यू बजट, एक तरह से PL बजट। तो खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, तो आंसर हो गया मेरा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली लॉन्ग टर्म बजट, हाँ जी, सेल्स बजट लॉन्ग टर्म थोड़ा होता है, कितना बेचना है हर पीरियोडिकल बनाते हैं, कैश बजट कितना पैसा आया, ये भी R&D भी बार बार करते रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हमारा लॉन्ग टर्म होता है, क्यों, क्योंकि मशीनें बार बार नहीं खरीदते, बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदते, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठा सको, है ना, वन टाइम, यही तो मतलब होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होगा लॉन्ग टर्म, यानी जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठा सको, नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होते, वन टाइम खर्चे होते हैं, क्लियर बात। तो ये लॉन्ग टर्म बजट होता है, यानी आंसर हो गया 4। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप फ्लेक्सिबल बजट में होता है। फ्लेक्सिबल बजट समझते हो ना आप, क्या होता है कि भाई 60% कैपेसिटी पर कितना, 70% कैपेसिटी पर कितना, 80% कैपेसिटी पर कितना, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, जो सेमी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, यही तो होगा। तो फ्लेक्सिबल बजट में हम ब्रेकअप करते हैं सेमी वेरिएबल को,
कैश बजट ऑफ एबीसी फोर वार्न्स, नहीं, फोर वार्न का मतलब वार्न कर देना, पहले से सचेत कर देना, ठीक है, मतलब पहले से ही सचेत कर देना कि भैया शॉर्ट टर्म सरप्लस हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो कौन सा इसमें से एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे इस सिचुएशन में, राइट? चलिए बताओ फटाफट, तो कौन सा एक्शन लोगे आप इसमें से? सर शॉर्ट टर्म सरप्लस होने मतलब चाहिए मुझे, तो आप सोचो खरीद लो फिक्स एसेट, तो वो तो जो बचा कुचा या नहीं होगा वो तो और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। लो लॉन्ग टर्म लोन पे कर दोगे तो नीचे चले जाओगे। प्रीमियरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने से कोई पैसा आता नहीं है, जाता नहीं है, तो क्रेडिटर्स को पे कर दो ताकि डिस्काउंट मिले। हाँ, क्रेडिटर्स को पे कर दो ताकि डिस्काउंट मिले, तो आपको सरप्लस हो सकता है। चलिए तो आंसर हो गया डी। सेल्स बजट फंक्शनल बजट का पार्ट है। Which of the following is not a potential benefit of using a budget? बजट को यूज करने का कौन सा बेनिफिट नहीं है? ठीक है, देखो, मोर मोटिवेशनल मैनेजर, एक मिनट, बजट बनाते हैं तो मैनेजर को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मुझे इतना टारगेट दिया गया है। सेल्स मैनेजर को बोलते हैं कि भाई तुझे 2 लाख यूनिट बेचने हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट देते हैं कि तुझे इतना माल बनाना है। यही तो मतलब हुआ, सबको टारगेट देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि उनको इंसेंटिव मिलेगा, तो ये तो बेनिफिट है। एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन, अब बजट बनाओगे तो सारा हर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेगा कि भी प्रोडक्शन तभी कर पाऊंगा जब रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट सही से परचेज कर ले। सेल्स मैनेजर तभी अपनी टारगेट को पूरा कर पाएगा जब प्रोडक्शन पूरा हो जाए, मन बना ही नहीं तो बेचूंगा कहां से, यानी कोऑर्डिनेशन तो चाहिए चाहिए। इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंट का, भाई जब कोऑर्डिनेशन होगा तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, जो एक्सटर्नल इंडस्ट्री में, एक्सटर्नल का मतलब इंडस्ट्री में मेरी कंपनी से बाहर, ठीक है, वो ज्यादा एक्यूरेट हो तो उसका मेरे मेरे बजट से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया डी। मैं बजट बनाऊंगा तो एक्सटर्नल का मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म बजट, बता दिया, कैपिटल बजट, ठीक है। शॉर्ट टर्म सरप्लस के लिए क्रेडिटर्स को आप पे कर दो पहले ताकि डिस्काउंट मिले। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल रिसोर्स इट नीड्स, ठीक है, प्रिंसिपल बजट बताया आपको, क्या सेल्स डिमांड। फिक्स्ड और वेरिएबल का क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल बेनिफिट, क्या नहीं होगा, डी, ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल में फ्लेक्सिबल बजट। चलो हाँ चलिए बेटा, नेक्स्ट आता है प्रोसेस में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन कब आएगा, जब हमने अनुमान लगाया है कि भाई 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस प्री डिटरमाइंड होता है कि सर 10 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, बट एक्चुअल लॉस हमारा अगर ज्यादा हो जाए तो और एबनॉर्मल लॉस, पर एक्चुअल में मैं इसको कम कर दूं, 8 कर दूं, तो इसका मतलब 2 मेरा नॉर्मल लॉस बच गया, दैट इज एबनॉर्मल गेन, यानी एक्चुअल लॉस लेस देन द एक्सपेक्टेड लॉस, यानी नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1000 यूनिट है, 60% कंप्लीट है, तो इसका मतलब, हाँ जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, 6, कितना बताओ, 600 यूनिट, यानी 1000 यूनिट हमने बनाए, 60% कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यूनिट पर जो मैंने काम किया है और वो 60% पूरा हुआ है, यानी वो काम अगर मैं 600 पर करता तो 600 पूरे हो जाते। तो 1000 यूनिट हैविंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% इक्विवेलेंट टू 600 कंप्लीट यूनिट। जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई जॉब आता है इंटीरियर डेकोरेशन का, ठीक है, कि ये बिल्डिंग बना के दो, ये चेयर बना के दो, राइट भाई, एक मिनट। तो अगर मेरे पास जॉब कॉस्टिंग फर्नीचर का काम आया है, मतलब ध्यान तो सुनो, चेयर बनाने का, सर ऐसी चेयर बना दो जिस पर हैंडल में ये कवर लगा हो, ठीक है, रेड कलर का हैंडल हो, मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो जॉब कॉस्टिंग, राइट भाई। फर्नीचर बना के बेच रख रहा हूं मैं कि भैया यही है जो लेना ले लो, तो वो जॉब कॉस्टिंग नहीं, राइट। रिपेयर जॉब, कोई काम आया है कि भाई साहब इसमें ये वाला काम खराब है, ये ठीक कर दो, मतलब जब कस्टमर की
रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे काम करना हो, यानी कस्टमर ड्राइवन, कस्टमर की चॉइस, कस्टमाइज करना हो कोई भी काम, जॉब कॉस्टिंग। तो फर्नीचर में हो सकता है, रिपेयर में तो होगा ही, क्या है प्रिंटिंग में तो पक्का भैया जो भी आदमी प्रिंटिंग कराएगा तो अपने नाम से कराएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराएगा, उसमें डेट टाइम नाम सब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, इन प्रोसेस कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कन्वर्शन कॉस्ट बताओ। लेबर एंड ओवरहेड, यानी टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल कॉस्ट, मतलब लेबर एंड बाकी, मतलब जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट ना हो, राइट। मैंने 100 रुपए की लकड़ी खरीदी, ठीक है, वुड, उसको उस पर लेबर लगाई 200 रुपए की, ओवरहेड लगाए 800 रुपए की, चेयर बन गई मेरी 1100 रुपए की, तो ये कन्वर्शन कॉस्ट है, यानी टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल के अलावा सारी कॉस्ट। चलिए, इन ए प्रोसेस 800 यूनिट आर इंट्रोड्यूस्ड, 5% नॉर्मल लॉस है, क्लोजिंग WIP है 60% कंप्लीट 100 यूनिट, 660 मैंने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट प्रोसेस में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हुए? तो ध्यान से देखो, इंट्रोड्यूस हुए 800 यूनिट, इंट्रोड्यूस हुए 800 यूनिट, ठीक है, नॉर्मल लॉस है 5%, तो नॉर्मल लॉस की डिग्री 0, क्लोजिंग WIP है 100 यूनिट, इसकी डिग्री है 60%, 660 मैंने कंप्लीट कर दिए, इसकी डिग्री तो 100% होगी, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरा 720, यानी डी। बैच कॉस्टिंग जब लॉट में बनाए, जैसे मेडिसिन होती हैं लॉट में बनती हैं, बिस्किट होते हैं लॉट में बनते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन लॉट में बनता है एक साथ, बैच कॉस्टिंग, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में नहीं, केमिकल में नहीं, ऑयल में भी नहीं होता, वो तो शुगर इंडस्ट्री तो एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस का पार्ट है, लगातार बनता रहता है, सेम केमिकल सेम ऑयल। वही पता ना, मेडिसिन, आप मेडिसिन बना रहे हो तो लॉट में, आपने देखा होगा कोई भी मेडिसिन खरीदो उसके पीछे लिखा होता है लॉट नंबर, बैच नंबर, है ना, बिस्किट इसके पीछे लिखा होता है लॉट नंबर, तो क्योंकि इनको एक, मतलब जैसे आप कहो पैरासीटामोल है, कोई भी मेडिसिन है, पेन किलर है, एक यूनिट नहीं बन सकती, है ना, एक लॉट बनेगा 100 का 1000 का, समझ में, तभी तो कॉस्ट इकोनॉमिकल आएगी, तो वो लॉट बैच वाइज कहलाती है, यानी फार्मेटिकल इंडस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग? ईच जॉब मेंटेन इट सेपरेट आइडेंटिटी थ्रू आउट द प्रोडक्शन स्टेज, बिल्कुल ठीक है, जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। जॉब इज मीन फॉर ए मास मार्केट, नहीं, जॉब मास मार्केट नहीं होती है कभी भी, ठीक है, जॉब तो कस्टमाइज्ड होती है, तो ये मेरा जॉब कॉस्टिंग का फीचर नहीं है। प्रोडक्शन पैटर्न इज नॉट रिपीटेटिव एंड कॉन्टिन्यूस, ये है, प्रोडक्शन पैटर्न रिपीट नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, सबका अलग अलग, मुझे ऐसी शर्ट बना के दो, मुझे ऐसे ट्राउजर बना के दो। प्रोडक्शन बिगिन ओनली आफ्टर गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है कि प्रोडक्शन तब करूंगा जब कस्टमर से ऑर्डर आएगा, तो बी जो है जॉब कॉस्टिंग का फीचर नहीं है। मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इनका क्या मतलब है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का, कि भाई जैसे एक कॉमन प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस से जब एक साथ कई प्रोडक्ट निकलते हैं सेम सिग्निफिकेंट के, तो जॉइंट, है ना, कम सिग्निफिकेंट का तो बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो दूध है, आप मिक्स, आप क्रश कर रहे हो, तो बटर मिल्क लिख लेगा, छाछ और फिर घी, तो छाछ आपका बाई प्रोडक्ट है, तो आपका पर्पस होगा हर एक की अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग प्रॉफिट निकालना, ठीक है, यानी डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, ये पर्पस होगा, ना कि परचेज कॉस्ट, क्योंकि परचेज कॉस्ट होती नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती, तो केवल सी आंसर हुआ कि भाई हर एक का अलग अलग प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, जॉब कॉस्टिंग की क्या है, जॉब कॉस्टिंग, हाँ जी बताओ। होमोजीनियस नहीं सर, एक जैसा तो होते ही नहीं है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, राइट। कस्टमर ड्राइवन तो होता ही है, बिल्कुल ठीक। कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबल विद ए सिंगल बताइए, एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म कर देते हैं हम। चलिए, तो सेकंड और थर्ड, यानी सी आंसर हो गया।
जॉब कॉस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल। हाँ जी, मटेरियल को जॉब में जब भेजते हैं तो मटेरियल, हाँ जी, क्या करते हैं हम, रिक्विजिशन नोट। एक मतलब क्या होता है कि मेरे पास जॉब आया कि भाई एक कस्टमर का जॉब आया कि उसको ऐसी चेयर बना के दो जिसके आर्म पर डायमंड लगा हो, जिसके आर्म पर ये लगा हो, तो मैं वो अपने स्टोर से मंगाऊंगा कि भैया ऐसा मटेरियल चाहिए उसको, उसको सनमाइक का ये वाली चाहिए। तो स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट देगा, ठीक है, मतलब हम उनको रिक्विजिशन देंगे और वो उस पर साइन करके अपने पास रखेंगे। तो मटेरियल रिक्विजिशन के थ्रू मटेरियल भेजा जाता है जॉब कॉस्टिंग में। गुड्स रिसीव नोट नहीं होता, ये तो सप्लायर से आता है तब होता है। परचेज देते हैं तो परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन यानी स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है कि भाई इतना माल खरीदो, तो ये तो खैर अलग हो गई, तो मटेरियल रिक्विजिशन हो गया। मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग प्रॉफिट निकालना, अलग अलग प्रॉफिट निकालना। डिटरमाइन द प्रॉफिट लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, प्रत्येक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट या लॉस को निकालना, ठीक बात है। बैच कॉस्टिंग इज ए टाइप ऑफ विच वर्ड अकॉर्डिंग टू ईयर अप्रोप्रिएटली, बताओ जरा। बैच कॉस्टिंग, हाँ जी, जॉब कॉस्टिंग, हाँ जी, बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग एक ही बात होती है कि जॉब आया उसके हिसाब से मुझे लॉट वाइज बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अब नॉर्मल होता है। नॉर्मल लॉस तो वो होता है कि जो होता ही होता है, जिसको आप कम नहीं कर सकते, पिलफरे छोटी मोटी चोरी, ये हुआ। लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क नहीं, लॉस ड्यू टू केयरलेस, ये सारी हमारी लापरवाही के थ्रू होते हैं। पिलफरेज छोटी मोटी चोरी जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, चलिए। इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड इशू ऑफ मटेरियल टू ए जॉब, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट अभी बताया, बताओ। मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है कि हमें मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल चाहिए वो स्टोर से मंगाते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है बेटा। वैसे ही बात करें तो ये सबके लिए यही होता है, हमें तो इन चारों में से ढूंढना है ना। परचेज ऑर्डर हो नहीं सकता क्योंकि हम डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को नहीं बोलेंगे, ठीक है। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है कि परचेज के लिए ऑर्डर तैयार करना। गुड्स रिसीप्ट नोट होता है कि जब सप्लायर मटेरियल सप्लाई करता है तो स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स को लेकर गुड्स रिसीप्ट नोट इशू करते हैं। परचेज रिक्विजिशन कि स्टोर डिपार्टमेंट परचेज को बोलते हैं कि इतना माल खरीदो। चलिए, अब ये कह रहे 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे, हमने 4000 इंट्रोड्यूस करे, 5% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 4000 का 5% 200, तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना हुआ, 0। क्लोजिंग WIP है 500, 60% का मतलब 300, हमने 300 के बराबर काम किया है। 3300 मैंने ट्रांसफर करे, तो 3300 पर तो 100% होगा, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3600। इक्विवेलेंट यूनिट हो गए 3600। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल, बताया था फॉर्मेटिकल में। इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय स्पेसिफिक जॉब, अलग अलग जॉब की अलग अलग कॉस्ट बुक करते चले जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये भी बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ड्रग में, ड्रग का मतलब दवाइयां, जहां पर लॉट में प्रोडक्शन होता है। पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग, डिजाइनर क्लोथ में जॉब कॉस्टिंग, ऑयल रिफाइनरिंग में प्रोसेस। मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड, है ना, जहां पर प्रोडक्ट्स डिफर इन मटेरियल अलग अलग होता है, वर्क परफॉर्म अलग अलग। बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, बताओ। मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम जहां पर प्रोडक्ट अलग अलग होता है, बताओ। मेरे पास काम आया कस्टमाइज्ड चेयर बनाने का काम है, तो एक कस्टमर आया कि भैया मुझे ब्लैक कलर की सरवाइका दो,
एक कस्टमर आया व्हाइट कलर की सनमाइका दो, एक आया जिसमें वो ऐसे कहते हो कस्टमाइज शर्ट बनाने का काम है, तो कहता है कि मुझे ऐसी शर्ट बना कर जिसको जिसका कॉलर ऐसा हो, तो यानी अलग अलग टाइप के काम हो, यानी जॉब कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है, ये हो गया। जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल, है ना, ऑयल इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑयल में अलग अलग प्रकार के ऑयल निकलते हैं ना, एक कॉमन प्रोसेस होता है। ओके, मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा हो गया, जॉब कॉस्टिंग। The method of apportioning joint cost on the basis of output to joint product at the point of split of point। ठीक है, फिजिकल यूनिट। जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे, हाँ जी, आउटपुट के बेस पर, फिजिकल यूनिट कहता है। चलिए, ये भी वैसे हो ही गया, दोबारा कर लें, हो गया, वैसे सिंपल ही तो है, ये भी हो गया। मेन पर्पस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होगा, हर एक का प्रॉफिट अलग अलग निकालना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, कॉस्ट को अलग अलग बांटना। ऑफ आइटम विच हैव इनिशियल हाई कॉस्ट इन टर्म ऑफ कंप्लीट यूनिट, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए।